हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका स्टडी स्टेप्स के पॉलिटी मेड सिंपल सीरीज के लेक्चर 4 में। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये लेक्चर जो है वो लेक्चर 2 होना चाहिए था, लेकिन प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट की प्रायोरिटीज और एग्जाम के लिए उसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए मैंने इस लेक्चर को लेक्चर 4 रखा है। और आज हम समझेंगे कि भारत के भौगोलिक ढांचे के पीछे संविधान का क्या फ्रेमवर्क यूज हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। बेसिकली अपने भारत को हम लोग जियोग्राफिकली जानेंगे। यूनियन और उसकी टेरिटरीज पर संविधान के आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक व्याख्या दी गई है। बेसिकली हम लोग आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 के बीच में यूनियन और उसकी टेरिटरी की बात करते हैं। ये आर्टिकल्स भारत के पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फाउंडेशन है और ये आर्टिकल्स हम लोगों को बताते हैं कि हमारे यूनियन और उसकी टेरिटरी के नाम वगैरह क्या हैं, उसमें हम लोग कैसे मिल सकते हैं, कैसे डिफरेंट स्टेट्स बना सकते हैं या फिर उनकी बाउंड्रीज को, एरियाज को या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम को चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डिफरेंट कुछ और प्रोविजंस है जो हम लोगों को ये पर्टिकुलर आर्टिकल बताता है। अब अगर हम लोग बात करें अपने आर्टिकल 1 की, तो बेसिकली आर्टिकल 1 जो है इसका नाम है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। बेसिकली आर्टिकल 1 में हम लोगों को नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा आर्टिकल 1। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आर्टिकल 1 को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग आर्टिकल 1 की बात करें, तो बेसिकली आर्टिकल 1 में ये दिया हुआ है कि हमारे इंडिया का एक दूसरा नाम भी है। जैसे कि आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो आर्टिकल 1 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो इंडिया का नाम भारत भी बताता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब जो कि इंडिया की स्टेट्स हैं या फिर टेरिटरीज हैं, वो आपकी शेड्यूल 1 में शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई होनी चाहिए। स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ क्या क्या, इंडिया के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो भी ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम लोगों को बताता है। तो शैल कंप्राइज ऑफ, पहली चीज, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। दूसरी चीज द यूनियन टेरिटरीज इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, यूटी इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में स्पेसिफाइड यूटीज भी। उसके साथ साथ तीसरी बात आती है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। मतलब एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये सब हमारा आर्टिकल 1 हमको बताता है कि इंडिया में क्या क्या होगा। ठीक है, उसके साथ साथ भारत को यूनियन कहना एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिसमें सक्सेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये टर्म जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसलिए चुना था ताकि कोई भी राज्य देश से अलग होने का दावा ना कर पाए। इसीलिए जो हमारा इंडिया जो है वो आपका क्या है, एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। बट नो स्टेट हैज अ राइट टू secede इट। मतलब
कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पे भी इस बात से बी आर अम्बेडकर जी ने एम्फेसाइज किया है। हम लोग अपने आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आर्टिकल नंबर 2 जो है वो बेसिकली आपका एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 किस चीज की बात करता है? आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स की बात करता है। तो अगर हम लोग अपने आर्टिकल नंबर 2 की तरफ बढ़े, आर्टिकल नंबर 2, तो अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 2 की तरफ बढ़े तो बेसिकली इसमें हम लोग एडमिशन एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप नया स्टेट एडमिट भी कर सकते हो और आप नया स्टेट बना भी सकते हो। ठीक है, आप नया स्टेट एडमिट भी कर सकते हो और आप नया स्टेट बना भी सकते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 1975 में एडमिशन ऑफ सिक्किम इन द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे सिक्किम को 1975 में भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना देता है। अब अगर हम लोग आर्टिकल 2 के कुछ क्लॉजेस की बात करें तो आर्टिकल 2 का एक क्लॉज ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है, मतलब अगर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है तो इसके दो क्लॉजेस हैं जिसमें ये चीज लिखी हुई है। जैसे कि क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। वहीं जो मैंने आपसे एग्जाम्पल बताया 1975 में सिक्किम का एडमिशन इन द यूनियन ऑफ इंडिया, वो बेसिकली आपका आर्टिकल 2 के सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 2 के सब क्लॉज ए ये कहता है कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन with respect by the Constitution through 36th Amendment Act 36th Amendment Act in 1975। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल नंबर 3 पे। आर्टिकल 3 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात ये करता है। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 3 में क्या दिया है ये अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये अब हम लोग क्या करते हैं, ये अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 3 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करता है। उसके साथ साथ ये अल्ट्रेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एरियाज एंड इवन द नेम ऑफ द स्टेट्स की बात हमारा आर्टिकल 3 करता है। तो आर्टिकल 3 एक बहुत पावरफुल प्रोविजन है जिसके तहत पार्लियामेंट जो है वो नए स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, इवन जो पुराने स्टेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट को पहले ये प्रपोजल को इफेक्ट होने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना पड़ेगा। बस उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा, उनका ओपिनियन लेना मैंडेटरी है, उनका अप्रूवल लेना मैंडेटरी नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, अगर इसके प्रोसेस की हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट जो है जिस भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना चाहता है या फिर एरिया को चेंज करना चाहता है या नेम को चेंज करना चाहता है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को एक प्रपोजल भेजेगा।
क्या भेजेगा, एक प्रपोजल भेजेगा, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली इनको सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन भेजेंगी। अब इस ओपिनियन पे काम करना है या नहीं, ये चीज दोनों की दोनों सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका डिस्क्रिशन है। ठीक है, इसके बाद अगर इस एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल के रूप 2014 में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग इसके कुछ सब क्लॉजेस की बात करें तो बेसिकली आर्टिकल 3 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 3 सब क्लॉज ए जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेटिंग डिफरेंट टेरिटरीज विद इन दी स्टेट्स की बात करता है। कहने का मतलब है दो स्टेट को मिलाकर अगर कोई तीसरी स्टेट बनाई जा रही है या दो टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर कोई तीसरी यूनियन टेरिटरी बनाई जा रही है तो उसकी बात आर्टिकल 3 ए करता है। फिर अगर हम लोग आर्टिकल 3 बी की बात करें तो आर्टिकल 3 बी इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट की बात करता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 3 सी, आर्टिकल 3 सी की अगर हम लोग बात करें तो वो डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट की बात करता है, द एरिया ऑफ स्टेट की बात करता है। फिर अगर हम लोग आर्टिकल 3 डी को देखें तो बेसिकली ये अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट की बात करता है, अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट्स की बात करता है, बाउंड्री ऑफ स्टेट्स की बात करता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 3 सब क्लॉज ई जो कि नेम अल्ट्रेशन की बात करता है, नेम अल्ट्रेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को आर्टिकल 3 में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम लोग आज के लेक्चर के आखिरी आर्टिकल पे जो है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बेसिकली लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट of the first and the fourth schedules and supplementally, incidentally and consequential matters on subsequent incidental and consequential matters। ठीक है, बेसिकली इस आर्टिकल को अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 जो है वो ये कहना चाहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत बनाए गए लॉज को आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई लॉ बनता है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, बल्कि वो आर्टिकल 4 के तहत अमेंडमेंट माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 4 के तहत अमेंडमेंट माना जाएगा। तो आर्टिकल 4 का एक सब क्लॉज है जो कहता है कि नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत इस पर्टिकुलर लॉ 2 और 3 में चेंजेस नहीं किए जा सकते। बेसिकली इनमें चेंजेस जो हैं ये आपके सिंपल मेजॉरिटी से होंगे, सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, जैसे कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, जो 2014 में आया, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू, ये चीज। ठीक, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पे आए, इंपॉर्टेंट केसेस पे आए जो जहां कुछ हद तक इन पे
हो या फिर इन पे डिपेंड करते हो, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को जान लेते हैं जो एसएससी के लिए बहुत हद तक रेलिवेंट है। तो पहला केस, ये मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा हूँ, बेरूबारी बेरूबारी यूनियन केस। आप लोग मुझको कमेंट में ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कि बेरूबारी यूनियन केस जो है, वो हम लोगों ने इससे पहले कहाँ पे पढ़ा। तो इंडिया ने कुछ टेरिटरीज़ बांग्लादेश को ट्रांसफ़र की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेरिटरी ट्रांसफ़र एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। ये चीज़ आपके बेरूबारी केस में कही गई। वहीं एक और केस जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो है रीऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ स्टेट। रीऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ स्टेट। अगर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है, सिर्फ कंसल्टेशन ही रिक्वायर्ड है। इस चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर केस में कहते हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस केस इस केस का नाम है। तो अगर हम लोग देखें कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में क्या क्या था, तो ये चीजें आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में थी। अब हम लोग कुछ चीजें फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पे बात कर लेते हैं जो लिंग्विस्टिकली हुआ, मतलब जो भाषा के आधार पे हुआ। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो 1947 में टोटल हम लोगों के पास 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। 1947 में हमारे पास 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ राज्य जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये हल्के से कन्फ्लिक्टिंग राज्य रहे। जैसे कि जे एंड के, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, जिसकी वजह से ये मैटर आज तक भी चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था, जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज बन गई। उसके बाद अगर हम लोग जूनागढ़ की बात करें, तो जूनागढ़ में बेसिकली हमारा रेफरेंडम कराया गया था, मतलब जनमत कराया गया था, रेफरेंडम कराया गया था। वहीं हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद में एक पुलिस ऑपरेशन के थ्रू हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया था, पुलिस एक्सेशन के थ्रू। और उस पुलिस एक्सेशन का जो नाम उस टाइम दिया गया था, वो बेसिकली था ऑपरेशन पोलो, जो कि सितंबर 1948 में हुआ। पुलिस एक्सेशन जो कि ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ, ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ। और ये ऑपरेशन पोलो जो है वो सितंबर 1948 में परफॉर्म हुआ। फिर 1950 में बेसिकली 4 फोल्ड्स बनाए गए, 4 फोल्ड्स क्लासिफिकेशन किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी के बेसिस पे। फिर हमारी कुछ लिंग्विस्टिक कमिटीज को बनाया गया, लिंग्विस्टिक कमिटीज बनाई गई। अब अगर हम लोग इन लिंग्विस्टिक कमिटीज की बात करें, तो पहली कमिटी थी धर कमिटी। धर कमेटी। अगर हम लोग धर कमेटी की बात करें, तो इसके चेयरमैन आपके एस के धर साहब थे। अब एस के धर ने क्या किया, बेसिकली इस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था कि स्टेट जो है वो बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे फॉर्म होनी चाहिए, वो लिंग्विस्टिकली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एस के धर ने लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन को क्या कर दिया, लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर सेकंड कमिटी हमारी बनती है जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमिटी। अगर हम लोग जेवीपी कमेटी की बात करें, तो इसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया। ठीक, बेसिकली इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को एस के धर कमेटी की रिकमेंडेशन को स्टडी करने के बाद बनाया, उसको री इवेल्युएट किया और लिंग्विस्टिक प्रोविंस को
फॉर्म करने के लिए इन्होंने कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई। ठीक है, फिर आती है हमारी तीसरी कमेटी। तीसरी कमेटी है आपकी फजल अली कमेटी, फजल अली कमीशन, जिसे हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं या फिर एसआरसी के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मेंबर्स थे वो बेसिकली जस्टिस फजल अली, के एम पानीकर एंड एच एन खुंजरू थे। ठीक है, और इन्होंने आपके लिंग्विस्टिक कमिटी या फिर लिंग्विस्टिक बेस पे किसी भी तरीके के स्टेट फॉर्मेशन को साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, साफ साफ मना कर दिया था। किस लेकिन 1952 में जब तभी श्रीरामलू की आंध्र प्रदेश में फास्ट के दौरान डेथ हो गई, उसके बाद 1953 में पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब फॉर्म हुई? 1953 में फॉर्म हुई। और उसके बाद ही 1956 में एसआरसी या फिर फजल अली कमीशन ने बहुत आराम से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को निकाला और जो पहले क्लासिफिकेशन हुआ था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी वाला, उसको खारिज किया और लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें या कुछ स्टेट्स जो आगे चल के फॉर्म हुई, तो हम लोग इसको नए टॉपिक के अंदर देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो बेसिकली हमने देखा कि 1956 में क्या फॉर्म हुआ? 1956 में आपका आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ। 1956 में आंध्र प्रदेश फॉर्म होता है। फिर 1960 में आपका महाराष्ट्र फॉर्म होता है। 1960 में महाराष्ट्र फॉर्म होता है। महाराष्ट्र फॉर्म होता है। 1966 में हरियाणा। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ आपको ये याद रखने की जरूरत है कि महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात भी 1960 में ही फॉर्म होता है। ठीक है, 1963 में आपका नागालैंड फॉर्म होता है। 1963 में नागालैंड फॉर्म होता है। 1966 में हरियाणा फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? हरियाणा फॉर्म होता है। ठीक है, 1972 में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि 1972 की अगर हम लोग बात करें तो आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये आपके 1972 में फॉर्म होते हैं। फिर 1975 में आपका सिक्किम फॉर्म होता है। बेसिकली सिक्किम जो था वो पहले यूनियन टेरिटरी की तरह जोड़ा गया था, लेकिन 1975 में उसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। फिर 1987 में गोवा फॉर्म होता है 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 1987 में गोवा फॉर्म होता है। 1987 में ही अरुणाचल और मिजोरम भी फॉर्म होते हैं। अरुणाचल एंड मिजोरम भी 1987 में ही फॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ अब कुछ चीजें हम लोग और इनके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस सुन लीजिए। वो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लीजिएगा, नहीं इंपॉर्टेंट लगे तो उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, फिर अगर सिक्किम की हम लोग बात करें तो सिक्किम जो था वो थोग्याल डायनेस्टी से रूल किया जाता था और इसका एक स्पेशल केस बना जो कि आर्टिकल 2A 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला 1974 में हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया। और 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया गया। अगर हम लोग गोवा की बात करें तो 12th अमेंडमेंट 1962 से इसको यूटी बनाया गया और यूटी में भी इसको दमन एंड दीव के साथ जोड़ा गया। लेकिन आगे चल के 1987 में इसको तो राज्य का दर्जा दे दिया गया, बट दमन एंड दीव अभी भी यूटी का ही काम कर रहे हैं। अब हम लोग अगर
दमन एंड दीव और गोवा के इंटीग्रेशन की बात करें इंडिया में, तो बेसिकली ये आपका 1961 ऑपरेशन विजय के तहत हुआ। ऑपरेशन विजय के तहत हुआ, जब इंडिया ने पुर्तगाल से गोवा, दमन एंड दीव को ले लिया। दमन एंड दीव को ले लिया। ये आपका कौन सा ऑपरेशन था? ये बेसिकली आपका ऑपरेशन विजय था। अब अगर हम लोग दादरा एंड नागर हवेली की बात करें तो 1961 में 10th अमेंडमेंट से इसको यूटी बनाया गया, लेकिन अब ये दमन एंड दीव में जोड़ दिया गया है। दमन एंड दीव में जोड़ दिया गया है 1961 में। बेसिकली आपका दादरा एंड नागर हवेली भी था, नागर हवेली भी थी, लेकिन अब ये दमन एंड दीव का ही हिस्सा है। वही मेघालय, मेघालय जो है ये आपका 22nd अमेंडमेंट एक्ट से आसाम से अलग किया गया था। आसाम से अलग किया गया था। और मिजोरम और अरुणाचल जो है, मिजोरम और अरुणाचल जो है, ये बेसिकली आपका NEFA मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से अलग होके बनी थी। ठीक। अब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में इनको स्टेट का दर्जा मिला। 2000 में छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम लोग झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन लोगों को 2000 में स्टेट का दर्जा मिला। आपका जो उत्तराखंड है वो आपके यूपी से अलग होके बनाया गया। अब तेलंगाना की अभी हम लोगों ने बात की कि 2014 में तेलंगाना बना। आप लोग मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेलंगाना को कौन से स्टेट से अलग करके बनवाने की आपको बात करी थी। इसके साथ साथ हम लोग जब मिसलेनियस वाली वीडियो पढ़ेंगे तब हम लोग कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी देखेंगे जो कोई कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं आर्टिकल 371 के डिफरेंट डिफरेंट सब क्लॉजेस के तहत। ठीक है। और बेसिकली जो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है ये उसी का पार्ट होने वाला है, बट उसको मैं वहां इसलिए रखूंगा क्योंकि हर एक चीज एक जगह पे डिफरेंट आर्टिकल की नहीं बताई जा सकती। जैसे 371 जो है, 371 स्पेशल प्रोविजंस होल्ड करता है जो कि कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं। तो अब वो चीज हम लोग वहीं पे बात करेंगे। अब अगर हम लोग हर वीडियो की तरह या फिर हर पॉलिटी मेड इजी के लेक्चर की तरह हम लोग SSC बोनस फैक्ट की बात करें, बोनस फैक्ट की बात करें तो इसमें आज हम लोग इंडिया के कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो आप सबको पता है लेकिन माइंड से स्लिप कभी कभी हो जाती है। तो अगर हम लोग इंडिया के बात करें तो इंडिया के पास टोटल 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी हैं जो कि 2025 में आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव 2020 में, ठीक है, 2020 में दादर नागर हवेली को दमन एंड दीव के साथ जोड़ दिया गया। दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया गया। दमन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके साथ साथ आपका जम्मू एंड कश्मीर 2019 में बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में तोड़ दिया गया, जिसमें एक तो जम्मू एंड कश्मीर खुद है और दूसरा लद्दाख बना दी गई। लद्दाख बना दी गई। आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट किसी भी राज्य को तोड़ सकता है या फिर उन वो किन्हीं भी दो राज्यों को एक साथ भी लाकर बना सकता है। और पहला आर्टिकल जो लिंग्विस्टिकली क्रिएट हुआ, फर्स्ट एरिया और स्टेट क्रिएटेड लिंग्विस्टिकली, लिंग्विस्टिकली ये कौन से थे? टिकली, ये आपका कौन सा राज्य है? ये मैंने आप लोगों को बताया, आंध्र प्रदेश। आंध्र
प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब इसी के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जो कि आपका यूनियन एंड टेरिटरीज को बताता है, इसको एंड करते हैं। और आज हम लोगों ने बेसिकली भारत का भौगोलिक रूप कैसे संविधान में तय किया गया उस चीज को जाना। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 के प्रोविजंस हमारी एकता और अखंडता को बहुत बारीकी से बताते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मैं फिर से कहता हूँ कि इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला हो तो आप मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। उससे आप लोगों को एसएससी से रिलेटेड डिफरेंट अपडेट्स और एसएससी के जीएस से रिलेटेड डिफरेंट लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर की या मेरे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए हों तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अलावा जो दूसरे लेक्चर्स हैं वो आपको पॉलिटी मेड सिंपल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।